Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will discuss on 20 questions of English literature with practice set 31. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the question number 1. Match the following. The Lying Lover, The Campaign, Sermons, Journal to Stella. तो यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए हैं और उनको उनके ऑथर से मैच करने हैं, तो मैच करके देखते हैं. द लाइंग लवर किसका वर्क है? रिचर्ड स्टील का. और द कैंपेन जोसेफ एडिसन का. सेरमन्स जॉन टिलोटसन का. और जर्नल टू स्टेला जोनाथन स्विफ्ट का. तो एक बार फिर से मैच कर लेते हैं. द लाइंग लवर आपका हो जाएगा रिचर्ड स्टील का. द कैंपेन आपका जोसेफ एडिसन. सेरमन्स जॉन टिलोटसन. जर्नल टू स्टेला जोनाथन स्विफ्ट. तो इस तरह से थोड़ा सा मैच करके आप लोग देख लेंगे. यहाँ पे कुछ मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं. सेकंड क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग है, तो इसे भी देख लेते हैं. द टेंडर हस्बैंड, द ड्रेपियस लेटर्स, द स्प्लीन. तो यहाँ पे देखना है कि कौन किसका वर्क है. द टेंडर हस्बैंड जो वर्क है वो रिचर्ड स्टील का है. द ड्रेपियस लेटर्स जो है वो जोनाथन स्विफ्ट का है. द स्प्लीन लेडी विंचेल्सिया का है. तो एक बार फिर से मैच करते हैं. द टेंडर हस्बैंड रिचर्ड स्टील. द ड्रेपियस लेटर्स जोनाथन स्विफ्ट. द स्प्लीन लेडी विंचेल्सिया. यहाँ पे द टेंडर हस्बैंड जो कि ए का थर्ड रिचर्ड स्टील को मैच कर देंगे और सी का द स्प्लीन को लेडी विंचेल्सिया से मैच करेंगे और बी का टू सीधे सीधे मैच कर देंगे द ड्रेपियस लेटर्स जोनाथन स्विफ्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इट इज़ आल्सो फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग. पेस्टोरल्स आल्मा अ नॉक्टर्नल रिवरी. तो यहाँ पे वर्क दिए हैं और उनके ऑथर दिए हैं, तो किस वर्क जो कौन सा वर्क है वो किस ऑथर का है देखते हैं. पेस्टोरस जो है वो अलेक्जेंडर पोप का वर्क है. आल्मा आपका मैथ्यू प्रायर का वर्क है. अ नॉक्टर्नल रिवरी लेडी विंचेल्सिया का वर्क है. तो एक बार फिर से देखते हैं. पेस्टोरल्स अलेक्जेंडर पोप, आल्मा मैथ्यू प्रायर, अ नॉक्टर्नल रिवरी लेडी विंचेल्सिया. क्वेश्चन नंबर 4. मैच द फॉलोइंग. अलेक्जेंडर्स फेस्ट, हुडीब्रास, विंडसोर फॉरेस्ट. तो मैच करते हैं. अलेक्जेंडर्स फेस्ट किसका वर्क है? जॉन ड्राइडेन का. हुडीब्रास सैमुअल बटलर का. विंडसोर फॉरेस्ट अलेक्जेंडर पोप का. तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर्स फेस्ट जॉन ड्राइडेन का वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है जॉन ड्राइडेन का ये. हुडीब्रास आपका वर्क हो जाएगा सैमुअल बटलर का. और विंडसोर फॉरेस्ट अलेक्जेंडर पोप का वर्क है. तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर पोप का वर्क है विंडसोर फॉरेस्ट. और यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप का वर्क था पेस्टोरल्स. क्वेश्चन नंबर 5. मैच द फॉलोइंग. द रेप ऑफ द लॉक, द डेजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर. ये जो वर्क है वो किस तरह के वर्क से मतलब इसमें किसकी बातें कही गई हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं. द रेप ऑफ द लॉक, इसमें किसकी बात की गई है? तो लेडी जो एराबेला है इनकी बात कही गई है. यानी कि जो लेडी एराबेला है वही बेलिंडा है और बेलिंडा के ही अराउंड पूरी ये स्टोरी घूमती है. द रेप ऑफ द लॉक जो कि मॉक एपिक है अलेक्जेंडर पोप की. द डेजर्टेड विलेज देखते हैं, तो ये ऑबर्न है. ये यहाँ पे ऑबर्न नाम के कैरेक्टर का जिक्र हुआ है. और द ट्रेवलर में द समिट ऑफ द आल्प्स, जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है उसके समिट, उसकी चोटियों का जिक्र है यहाँ पे द ट्रेवलर में. क्वेश्चन नंबर 6 में मैच द फॉलोइंग देखते हैं. पेस्टोरल एलिजी, मॉक एपिक, डिटेक्टिव पोएम. तो यहाँ पे जॉनर दिया है और वर्क दिए हैं, तो कौन सा वर्क किस जॉनर का है उसे मैच करते हैं. पेस्टोरल एलिजी आपका हो जाएगा कौन सा वर्क? द डेजर्टेड विलेज. द डेजर्टेड विलेज जो है ये एक तरह का पेस्टोरल एलिजी है. मॉक एपिक आपका द रेप ऑफ द लॉक है. डिटेक्टिव पोएम द ट्रेवलर है. तो फिर से देखते हैं. पेस्टोरल एलिजी, द डेजर्टेड विलेज, मॉक एपिक, द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का वर्क है. डिटेक्टिव पोएम द ट्रेवलर. क्वेश्चन नंबर 7. मैच द फॉलोइंग. अगेन यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है और वर्क है और उसके डेट्स दिए हैं. गुलिवर्स ट्रेवल्स, टॉम जोन्स, रॉबिन्सन क्रूसो. गुलिवर्स ट्रेवल्स जो वर्क है वो कब पब्लिश्ड होता है? तो 1749 में. टॉम जोन्स 1719 में. रॉबिन्सन क्रूसो 1726 में. तो गुलिवर्स ट्रेवल्स कब पब्लिश्ड होता है? 1749 में.
याद रखेंगे 1749। कैसे याद रखेंगे? 1750 से जस्ट 1 ईयर बिफोर। टॉम जोन्स 1719 में। 1719 में कैसे याद रखेंगे? 1919 में इंडिया में जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, दैट इज़ जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वहाँ से मैच करके आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पे 1719 है, वहाँ पे 1919 है, तो यहाँ पे 1719। रॉबिन्सन क्रूसो, इसे मैच करते हैं 1726 से। तो 1726 किस तरह से याद रखेंगे? आप इसको भी अपने थोड़े से तरीके से इसको कुछ बना के याद कर लेंगे 1726 को। मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डॉक्टर प्रिमरोज पीचम मिराबेल, ये कैरेक्टर्स हैं और वर्क दिए हैं। तो किस वर्क में कौन से कैरेक्टर का मेंशन हुआ है? डॉक्टर प्रिमरोज जो हैं द विकार ऑफ द वेकफील्ड में है, पीचम जो है द बेगर्स ओपेरा में, और मिराबेल द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि विलियम कॉन्ग्रेव का वर्क है। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर प्रिमरोज, जो प्राइमरोज या प्रिमरोज इसको जो भी बोलेंगे देख लीजिए, द विकार ऑफ द वेकफील्ड में प्रिमरोज ही बोलेंगे। पीकम जो है वो कहाँ पे है? द बेगर्स ओपेरा में है। मिराबेल द वे ऑफ द वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 9। मैच द फॉलोइंग। चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, टॉमस डी क्वेंसी। चार्ल्स लैम्ब, यहाँ पे इन लोग का टाइम पीरियड मेंशन करना है आपको। तो चार्ल्स लैम्ब का जो टाइम पीरियड है वो है 1774 से 1834, याद रखेंगे 34। विलियम हैजलिट 1778 से 1830। टॉमस डी क्वेंसी 1785 से 1859। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें याद रखेंगे। चार्ल्स लैम्ब हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के 4 साल बाद इनका जन्म होता है और इनकी डेथ होती है, कब होती है? एस.टी. कॉलेज के ईयर में ही, जिस ईयर में एस.टी. कॉलेज का डेथ होता है। और विलियम हैजलिट जो कि 1778 में इनका जन्म होता है, कब? इसको याद करने के लिए इस तरह से आप लोग कर सकते हैं कि लिरिकल बैलेट जो पब्लिश होता है 1798 में, उसके 20 साल पहले, और 1830 में इनकी डेथ होती है। तो वही 4 साल बाद चार्ल्स लैम्ब के 4 साल बाद। और टॉमस डी क्वेंसी हैं 1785 में इनका जन्म होता है, 1859 में इनकी डेथ होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 1785 किस तरह से याद रखेंगे? 1789 में आपका वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और 1859 यानी कि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। उसके 9 साल बाद टॉमस डी क्वेंसी का डेथ होता है। क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फॉलोइंग अगेन। और ये रोमांटिक पीरियड के जो पोएट्स हैं इनको इनके टाइम पीरियड से मैच करना है। तो एस.टी. कॉलरी से 1772 से 1834 याद रखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ वेरी सिंपल 1770 से 1850। पी.बी. शैली का क्या हो जाएगा? 1792 से 1822। जॉन किट्स 1795 टू 1821। लॉर्ड बायरन 1788 टू 1824। तो इस तरह से याद रखेंगे। और इन लोग के डेट को याद करना बहुत टफ नहीं है, आपस में मैच करके कोरिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एंड ऑन द प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन सोसाइटीज इन लंदन रिलेटेड टू दैट इवेंट पब्लिश्ड इन 1790 वॉज द वर्क ऑफ बर्क। तो ये इतना लंबा सा टाइटल वाला जो वर्क है 1790 में पब्लिश्ड होता है, और किसका वर्क है ये? बर्क का। तो इसको कैसे याद करेंगे? छोटा सा याद रखिए। रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस और प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन सोसाइटीज़ इन लंदन, इतना सब याद रखेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। द फॉल ऑफ द प्रिजन ऑफ बैकफाइल दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर्ड ऑन जुलाई 14, 1789। तो यहाँ पे बैकलीफ के जो प्रिजन है उसकी फॉल से घटना घटती है और वहीं से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो वो टाइम पीरियड पूछा गया है, दैट इज़ जुलाई 14, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है बैकफाइल प्रिजन के फॉल होने के साथ।
Question number 13. Man is born free, but alas, he is everywhere in chains. These are the famous words of Rousseau. तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट अलास ही इज़ एवरीवेयर इन चेंज। मतलब ह्यूमन बींग जो है ना, उनका जन्म मतलब होता है तो वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, लेकिन वो हर जगह बंधे हुए होते हैं। तो ये बात किसने कहा है? रूसो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14. हु रोट द ओड टू फ्रांस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो ओड टू फ्रांस जो वर्क है वो किसका है? और ये वर्क फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है, इन्फ्लुएंस्ड है। एस.टी. कॉलेज का वर्क है ओड टू फ्रांस, और ज़्यादातर जो रोमांटिक पोएट्स हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। किड्स थोड़ा सा कम प्रभावित होते हैं, लेकिन बाकी जो एस.टी. कॉलेज हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, ये लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है ओड टू फ्रांस पोएम, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस ये पोएम है एस.टी. कॉलेज का। Question number 50. In which of his poems Shelley denounces all the forces of tyranny and oppression represented by kings and priests? तो वो कौन सा पोएम है जिसमें शैली ने क्या किया है? हर तरह की tyranny और ऑपरेशन को क्या किया? रिजेक्ट किया है, जो कि किंग्स और प्रिस्ट के द्वारा किया जाता था। तो इन्होंने अपने वर्क द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में इसको ऐसा प्रेजेंट किया है। उन्होंने tyranny ऑपरेशन के जितने भी फोर्सेस हैं उस सबको डिनाउंस किया है। मतलब वो नहीं चाहते थे कि किंग्स और प्रिस्ट पे लोगों का जो लोगों पे है किसी तरह का अत्याचार हो, ऑपरेशन हो, इसीलिए उन्होंने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम लिखा। क्वेश्चन नंबर 16. ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड? दिस फेमस लाइन ऑफ शेली हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ओड टू द वेस्ट विंड। बहुत ही खूबसूरत लाइन है पी.बी. शेली का। ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो इसमें कहा गया है, जो पोएट पी.बी. शेली हैं, विंड से कहते हैं कि अगर विंटर आता है और तो क्या स्प्रिंग बहुत दूर होगा? बिल्कुल नहीं, विंटर आएगा तो स्प्रिंग भी आएगा। तो कहने का मतलब होता है कि अगर इंसान के दुख के दिन आते हैं तो सुख के दिन भी आते ही हैं। तो ये खूबसूरत लाइन ओड टू द वेस्ट विंड से लिया गया है, पी.बी. शेली का वर्क है। क्वेश्चन नंबर 17. दो किड्स वॉज द लिस्ट अफेक्टेड बाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन डायरेक्टली, which of his works has been said to be bearing revolutionary implications? यहाँ पे कहा गया कि जो जॉन किड्स हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कम प्रभावित होते हैं। डायरेक्टली वो प्रभावित नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन उनका एक वर्क है जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है। दैट वर्क इज़ हाइपेरियन। कौन सा वर्क है? हाइपेरियन। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉन किड्स का। क्वेश्चन नंबर 18. ग्रोंगर हिल, A piece of vigorous landscape painting was written by the pre-romantic poet John Dyer. तो ग्रोंगर हिल जो है वो क्या है? A piece of vigorous landscape painting है, एक तरह का लैंडस्केप पेंटिंग है, और इस पर इन्होंने वर्क लिखा है जॉन डायर ने, और ये प्री रोमांटिक पोएट है। कौन? जॉन डायर। क्वेश्चन नंबर 19. Wordsworth has described various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of unity? कहा गया है कि वर्ड्सवर्थ ने अपने डिफरेंट स्टेजेस को उन्होंने क्या किया है? अपनी लाइफ को डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया है और नेचर के साथ उसको एसोसिएट किया है, कनेक्ट किया है। और इस तरह से उन्होंने टोटल 4 स्टेज में डिवाइड किया अपनी लाइफ को, और उन 4 स्टेज में इनका नेचर के साथ किस तरह का कनेक्शन था वो भी इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो वो कौन सा स्टेज है जिस स्टेज में वर्ड्सवर्थ क्या सुनते हैं? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी की वो जो सैड म्यूजिक है उनको किस स्टेज पे सुनाई देता है? तो दैट इज़ द फाइनल स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, 4th स्टेज है, उसी में उन्हें ये सुनाई देता है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20. इन विच ऑफ हिज पोएम्स वर्ड्सवर्थ टेल्स द स्कॉलर टू डू अवे विद बुक्स एंड मेक नेचर हिज टीचर? तो वर्ड्सवर्थ ने अपने किस पोएम में ये कहा है? जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, उनसे कहा है कि भाई आप किताबों से दूर हो जाइए और नेचर को अपना टीचर बना लीजिए। तो ये बात उन्होंने टेबल्स टर्न नाम की जो पोएम है, ये सोनेट है, इसमें इन्होंने कहा है। टेबल्स टर्न नामक जो पोएम है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, इसी पोएम में उन्होंने स्कॉलर्स से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग बुक से दूर हो जाइए और नेचर को अपना टीचर बना लीजिए, बिकॉज वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर वॉज एवरीथिंग।
दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।